मौजूद है आर्मी म्यूजियम के अंदर। इस वक्त हम आर्मी म्यूजियम के इस्तकबालिये के अंदर एंट्रेंस के अंदर मौजूद हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन में मौजूद है। मेरे पस मंजर में मौजूद ये लाहौर रेलवे स्टेशन का मंजर है। इस वक्त मौजूद हूं मैं कश्मीर के 1948 वॉर के सेक्शन में। इस वक्त मैं मौजूद हूं 1965 जंग के सेक्शन में। इस वक्त मैं मौजूद हूं 1971 की वॉर के सेक्शन के अंदर। रगों में है, जुनूं में है, वतन का इश्क खूं में है, जो बेटे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ 6 सितंबर स्पेशल शो। क्योंकि अगर आप देखें आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में वो वक्त था जिसके अंदर उस वक्त ये कौम जो 10 करोड़ अफराद पे मुश्तमिल थी, जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही थी, एक दुश्मन, हमारा जो रवायती दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बड़ा, इसने अपनी कहते ना हमतन गोश कोशिश के साथ इस मुल्क के दिफा की पूरी कोशिश की। ये पीछे मौजूद जितने भी टैंक हैं, पोनाहार, सेंचुरियन टैंक्स, T-54, ये भारतीय वो सूरमाओं के टैंक हैं जो कि अपने टैंक, अपना साजो सामान छोड़कर जंगे मैदान जंग से भाग गए। क्या वजह थी, क्या जज्बा था, क्या जोश था हमारे फौजियों का, हमारे आम लोगों का, हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेस का, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारे उन शेर जवानों का जिन्होंने अपने सीनों पर कहते ना बम बांधकर वो चविंडा का महाज, जिसको आज भी तारीख याद करती है, टैंकों की दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी लड़ाई वहाँ पे हुई और वहाँ पर हिंदुस्तान के टैंकों का मुकाबला हमने अपने सीनों पर बारूद बांध के किया। ये जानने के लिए आज मौजूद है आर्मी म्यूजियम के अंदर। मेरे बैकग्राउंड में मौजूद ये भारतीय साजो सामान इस बात की अक्कासी करता है कि दुश्मन हमेशा से बुज़दिलाना और मक्काराना सिफात का मालिक है और मुल्क के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया, अफवाज पाकिस्तान ने अपना लहू देकर इस पूरी सरजमीन की आबियारी की है। आगे चलते हैं। इस वक्त हम आर्मी म्यूजियम के इस्तकबालिये के अंदर एंट्रेंस के अंदर मौजूद हैं और ये जो मेरे दोनों जानिब बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ये खाली डिज़ाइन नहीं है, इनके ऊपर उन शोहदा के नाम है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले कल के लिए कुर्बान कर दिया। इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के भी शोहदा हैं, पाक भारत जंगों के भी शोहदा हैं, सियाचिन के ऊपर लड़ने वाले महाजों के ऊपर भी जो लड़ने वाले शोहदा हैं। तमाम जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी, उन सब के नाम है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक सीरीज़ ऑफ जो कहते ना नाम है जो कि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ फ्रॉम द डे 1 टिल डे एंड आज तक जनरल आसिम मुनीर तक रहे हैं। मैं आपको उनके नाम दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 1947 में जब पाकिस्तान बना था, आपको पता है मुल्क की इब्तदाई दिनों में ये फ़ौज ब्रिटिश आर्मी के अंडर थी। तो इसके जो पहले जो थे, आप कह लें इसके जो जनरल थे या इसके जो चीफ थे, वो थे जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मैसूरी। उसके बाद आए सर डगलस ग्रेसी। उसके बाद एक सीरीज़ चली जो कि स्टार्ट हुई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान से लेके, दैन जनरल मोहम्मद मूसा, दैन जनरल मोहम्मद याहिया, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन एंड दैन जनरल टिका खान। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, आपको पता है ज़ियाउल हक साहब का किरदार। उसके बाद जनरल असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज़, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, इनका बहुत बड़ा एक किरदार रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें जनरल जहांगीर करामत। उसके बाद मशहूर व मारूफ पाकिस्तान के अंदर 10 साल बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। इससे आगे आए तो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, आपको पता है सवात ऑपरेशन में इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और नंदलेस सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो फेमस पर्सनैलिटी थे वो थे जनरल राहील शरीफ, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़म, ऑपरेशन राह निजात, पता नहीं कितने ऑपरेशन इन्होंने कमांड किया और मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की एक थी ना एक मजबूत जड़, उसकी कमर को तोड़ के रख दिया। और साथ साथ जो आर्मी के जो स्कूल था APS के अंदर, पेशावर के अंदर जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो बड़े ऑपरेशन थे उनकी कमान इन्होंने की। उसके बाद जनरल बाजवा, आपको पता है इनका भी किरदार रहा, इनके दौर में भी बड़े आर्मी ऑपरेशन हुए। और सबसे आगे पाकिस्तान के इस वक्त जो माथे का झूमर है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनका पोर्ट्रेट है, जिन्होंने अगर आप देखें अभी लास्ट मई के अंदर जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है और उसके अंदर सबसे फेमस जो फिगर है 60, 6 राफेल तैयारे, जिसके अंदर कुछ SU-30 तैयारे भी थे, भारत के
कहते हैं ना 4.5 जनरेशन के तैयारों को पाकिस्तान ने अपने J-10Cs के ज़रिए नॉकडाउन किया। इस सब के अंदर इनकी क़यादत का बहुत बड़ा कमाल है। इससे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पोर्ट्रेट्स हैं। ये पुराने दौर के जितने भी अमेरिकन शर्मन 2 टैंक्स हैं। इससे आगे चलते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ के जो सेक्शंस हैं उनका दौरा कराएंगे। आपको 1947 की तहरीक आज़ादी से लेकर 1999 की कारगिल जंग तक के और दहशतगर्दी की जंग के सेक्शन का मुआयना कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन में मौजूद है। ये जो आप समझ ले पोर्ट्रेट है, डिपिक्ट कर रहा है कि अंग्रेज़ जो थे, साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य, वो किस तरह यहाँ पे तहरीक आज़ादी के लोगों को स्नब करने की या दबाने की कोशिश करते थे। ये डिपिक्शन है कि अंग्रेज़ों ने एक तहरीक आज़ादी के मुजाहिद को तोप के आगे बांध के उड़ाने की कोशिश की, उसकी डिपिक्शन है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन की तहजीब का सारा पता लगेगा। फिर उसके अलावा आसार कदीमा की तहजीब का पता लगेगा। फ्रॉम डे 1 टिल टुडे सारी तारीख इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो जो इंडस सिविलाइजेशन या जो आप कह लें जो पुरानी जो गंधारा सिविलाइजेशन से उससे लेके यहाँ पे कायज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट है, जिसके अंदर लॉर्ड माउंटबेटन और जो लेडी माउंटबेटन और फातिमा जिन्ना उनका पूरा दिखाया गया कि जो पहली दस्तूर सार असम्बली थी पाकिस्तान का, उसके अंदर उन्होंने किस तरह खिताब किया, उसके सारी यहाँ पे डिपिक्शन की गई है। यहाँ पे डिफरेंट हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया। ये जितने जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान थी, लियाकत अली ख़ान है, आई चंडीगढ़ है, सरदार अब्दुर्रहमान निश्तर हैं, राजा गजनफर अली हैं, जूनागढ़ है, गुलाम मोहम्मद है, फजल रहमान है, बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सब की यहाँ पे पिक्चर्स हैं। यहाँ से अगर आप आगे चलें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की पोर्ट्रेट्स मिलेंगे तहरीक पाकिस्तान के, तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट के, मशाहिर के, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के, सर सैयद अहमद ख़ान के, सर आगा ख़ान सोयम के। आगे चलते जाएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आर्काइव्स हैं, चीज़ें हैं। ये जो पाकिस्तान की सरजमीन है बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है। ये सिविलाइजेशन के कुछ यहाँ पे जो ढांचे हैं जो पुराने इधर यहाँ से मिले थे, स्कल स्केलेटन्स, वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे डिपिक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बुद्धा का एक मुजस्मा भी मौजूद है जो कि यहीं की सरजमीन से निकला है। मैं वही तो कहता हूँ कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो बड़े सगीर की सिविलाइजेशन है, वो इतनी पुरानी है कि आप लोग ये समझ लें कि दुनिया में सबसे पहले सिविलाइज माशरे अगर आप हड़प्पा देखें, मोहनजोदड़ो देखें, तो ये वहीं से निकलने वाली चीज़ें। इससे आगे अगर आप चले तो यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दौर का, चंद्रगुप्त बकर मजीद के दौर का, चंद्रगुप्त मौर्य द सेकंड के दौर का, उसके अलावा टेक्सला यूनिवर्सिटी के दौर का, और ये जो शिव पुजारी का बादशाह महाकाल पे हमला था, मोहम्मद बिन कासिम का दीबल पे 712 का वेरी फेमस हमला, उसके बारे में पता लगा। उसके बाद ये जो हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह हैं फ्रॉम सुल्तान महमूद गजनवी टिल अहमद शाह अब्दाली एंड बहादुर शाह जफ़र तक का आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जलियांवाला बाग में जो अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान एक जंग हुई थी, उसके ऊपर ये बात हो रही है यहाँ पे। उससे आगे चलें तो यहाँ पे जो 800 कबल मसीह से लेके 1900 ईस्वी तक इस इलाके के अंदर जितनी भी छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके हवाले से डिपिक्शन की गई है। ये मुग़ल दौर के जो एक सिपाही का उन्होंने पूरा ना एक डिपिक्शन की है कि किस तरह ज़रा बख्तर थी, किस तरह तलवार थी, किस तरह ढाल थी। ये सारी चीज़ें इधर डिपिक्ट की गई हैं। आर्मी म्यूज़ियम का खासा ये है कि आपको तारीख़ के एक एक कोने से एक एक चीज़ से आपको रोशनास कराता है, और हमारी जो बड़ी नाबल्द सोसाइटी है उसके अंदर एक नई किस्म की जहद, एक नई किस्म की क़ुव्वत, एक नई किस्म की सोच पैदा करता है। आगे चलते हैं और आपको डिफरेंट और सेक्शंस का मुआयना कराते हैं। अगर आप आर्मी म्यूज़ियम के मेन जो एंट्रेंस के बाद अहाता आता है उसके अंदर है तो यहाँ पे कदीम दौर की जो इन्फेंट्री होती थी, पैदल फौज, उसकी डिपिक्शन की गई है। और ये मेरे ख्याल में ऐसे लगता है जिस तरह पोरस के दौर के हाथियों की डिपिक्शन की गई है कि एक हाथी ने एक बंदे को पूरा अपनी सूंड पर उठाया हुआ है, नीचे बंदे को नीचे दिया हुआ है। पुराने दौर का जो जंगी तर्ज था, तर्ज जंग था, उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। आगे चलते हैं, आपको 1965, 1971, 1999 सियाचिन ग्लेशियर और प्लस दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों की जितनी भी डिपिक्शन है वो आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। मेरे पस मंज़र में मौजूद ये लाहौर रेलवे स्टेशन का मंज़र है, और ये कोई मंज़र आम मंज़र नहीं है। इसके अंदर ख़ास क्या है? ख़ास है लाल रंग का लहू। किसके लिए बहाया? अपने लिए नहीं, हमारे आने वाले कल के लिए। ये उन महाजरीन की शक्लें हैं जिन्होंने अपना घर बार एक रात में सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि एक नई मंजिल, एक नई क़ियादत, एक नई आब हयात की जानिब सफ़र किया। वो सफ़र क्या था? वो था सफ़र पाकिस्तान, वो था सफ़र मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान। उस मुल्क के लिए सफ़र किया जिसके लिए कई जिंदगियां कुर्बान हुई, कई जवानियां
मांद पड़ गई, कई ऐसी औरतें जिन्होंने अपने सुहाग उजाड़ दिए, लेकिन इस मुल्क की आबियारी की। इधर की अगर आप डिपिक्शन देखें तो यहाँ पे लाहौर रेलवे स्टेशन का मंजर है, लोग बैठे हुए हैं, महाजिर कैंप लगा हुआ है, वॉल्टन कैंप के अंदर लाशों का ना आने वाला सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। जो ट्रेन हिंदुस्तान से आती है वो लाशों से पुर आती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान जानकर सीने से लेकर पेट तक बर्छी उतार दी जाती है। वो बर्छी किस लिए उतार दी जाती है? वो एक कलमे की बुनियाद पर बर्छी उतार दी जाती है, वो एक सोच की बुनियाद पर बर्छी उतार दी जाती है। वो सोच क्या थी? वो था दो कौमी नज़रिया कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता, एक बुत का पुजारी और एक खुदा का पुजारी कभी एक नहीं हो सकता। ये वो मनाजिर है जो दिल शिकस्ता ज़रूर है, लेकिन इस वक्त की अक्कासी कर रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, और मुस्तकबिल इस मुल्क के खुदा दादे पाकिस्तान का बहुत ताबनाक होगा। आगे चलते हैं और मनाजिर से आपको रोशनास कराते हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर, जुल्मत की तस्वीर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कश्मीर के 1948 वॉर के सेक्शन में। पाकिस्तान बनने के अभी चंद साल, क्या एक साल भी नहीं हुआ था मुमलिकत को वजूद में आए हुए, और हिंदुस्तान ने एक अक्सरियती मुस्लिमी इलाका, जिसको रेड क्लिफ कमीशन के तहत कहा गया था कि जी मुसलमान इलाके पाकिस्तान की तरफ चले जाएं और हिंदुस्तान इलाके हिंदुस्तान की तरफ चले जाएं। लेकिन हमारे दुश्मन ने क्या चाल चली? उन्होंने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, और 48 में ही हमें हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग लगानी पड़ी। हमारे 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने देने थे, उसको भी रोक लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और हमें पहले ही दिन जंग करनी पड़ी। क्या था हमारी फौज के पास? कुछ पुराने डिकोटा प्लेन्स, उनको लेके हमने हिंदुस्तान से जंग लड़ी। और जब मामला कहते हैं श्रीनगर तक के करीब पहुंच गई, जो कबायली लश्कर थे गिलगित के और पाक फौज थी, जब वो पहुंच गई तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू साहब भाग के चले गए यूएनओ में कि जी हम यहाँ पे प्लेबिसाइड कराएंगे, हम इस्तवाब राय कराएंगे, हम आम आदमी की आवाज़ सुन के कश्मीर का फैसला कराएंगे। और वो फैसला 77 साल से कहते हैं ना उन फाइलों के ऊपर मिट्टी बन के जम गई है, लेकिन वो फैसला नहीं हो पाया, और कश्मीर आज भी खून के आंसू रो रहा है। लेकिन वो आज़ाद कश्मीर जिसके अंदर इस वक्त बाग है, मुजफ्फराबाद है, बालाकोट है, ये तमाम इलाके हमारी फ़ौज ने कबायली लश्करों की मदद से जीत लिए। ये उस इलाके की सारी डिपिक्शन कर रहा है। इसके अंदर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम उधर जो है वो 1965 की डिपिक्शन कर रहा है। इसके अंदर 1965 की भी जंग के ऊपर बात करेंगे, ऑपरेशन जिब्राल्टर के ऊपर बात करेंगे, और पाक फ़ौज की जितनी भी कामयाबी हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 1965 जंग के सेक्शन में। जिस तरह कि आपको पता आज 6 सितंबर है, और 1965 के अंदर हमने दुश्मन को नाको चने चपवाए। अब ये यहाँ पे जो डिपिक्शन की गई है, ये भारत की 15 बटालियन डोगरा रेजिमेंट की गाड़ी है, जो कि एक बड़ी गन वाली कार है, और इसको पाकिस्तान की फ़ौज के शेरदिल जवानों ने यहाँ पर डिपिक्शन पूरी की गई है। उन्होंने किस तरह इसको अपने कब्जे में लिया, किस तरह इसको कैप्चर किया। ये जो जंग थी ये सियालकोट सेक्टर में, खेमकरन सेक्टर में, झंप जोड़ियाँ सेक्टर में, लाहौर सेक्टर में बैक वक्त लगाई गई थी। पूरी मशरकी सरहद को इन्वॉल्व किया गया था, और दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान में ही जंग लगाई गई थी। लेकिन इस जंग का हासिल वसूल क्या निकला? 17 दिन की इस जंग में हिंदुस्तान का ठीक ठाक नुकसान हुआ, और एंड में जंग बंदी हुई। क्या फ़ायदा हुआ? एक खित्ते को आप जंग में झोंक देते हैं, जिस तरह अभी मोदी साहब ने अपनी सोच का मुजाहरा किया था मई के अंदर, और उसके बाद फिर खामोशी इख्तियार कर ली थी इंटरनेशनल प्रेशर पे। यही तो हिंदुस्तान का मसला है। वो कहते हैं ना कि ये गीदड़ भपकियाँ बहुत अरसे से चलती आ रही हैं। इन गीदड़ भपकियों का सबसे बड़ा मुजाहरा ये सामने आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 1971 की वॉर के सेक्शन के अंदर। आपको पता है 1971 की वॉर में क्या हुआ था? मुल्क दो लख्त हुआ था। लेकिन वो दो लख्त क्यों हुआ था? उसके पीछे क्या वजूहात थी? फ़ौज ने तो अपना किरदार पूरा किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सियासी गलतियों ने इस मुल्क को दो लख्त कर दिया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मशरकी पाकिस्तान की साइड पे, जो कि इस वक्त बांग्लादेश है। लेकिन इसके अंदर जो बताने की सबसे बड़ी चीज़ है वो है मुक्ति बाहिनी। जिस तरह आपको पता है भारत इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़, आपको पता है बलोचिस्तान के अंदर BLA है, BLF है, इन सबको कौन फंडिंग कर रहा है? इस सबको रॉ फंडिंग कर रहा है। और रॉ कैसे फंडिंग कर रहा है? रॉ फुल फ्लेज फंड कर रहा है इनको, ताकि मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा की जाए। इसी तरह 1971 के अंदर आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर जो आज का मौजूदा बांग्लादेश है, उस वक्त का मशरकी पाकिस्तान है, उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट थी। शेख मुजीबुर रहमान का आपको पता है बहुत मशहूर अगरतला साजिश केस, उसके अंदर उनका क्या किरदार था, क्या किया था उन्होंने मुल्क के खिलाफ जाकर हिंदुस्तान की मदद की थी, और वहाँ पर मुक्ति बाहिनी खड़ी की। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी कोशिश की। उस वक्त सहर हासिल कोशिश की गई, अल बदर अल शम्स नाम की
फोर्सेस को खड़ा किया गया, रज़ाकार फोर्सेस को खड़ा किया गया, जमात इस्लामी को खड़ा किया गया ताकि मुल्क को स्टेबल किया जाए। लेकिन जब दुश्मन 22 साल के अंदर, 24 साल के अंदर बंगाल के अंदर सरायत कर गया था और हमारे बंगाली भाइयों के अंदर एक नफरत का बीज बो दिया गया था, तो उस वक्त जब ज़मीन के अंदर ही इतने बबोल के कांटे हों तो आसमान क्यों ना आपका दुश्मन हो जाए। लेकिन इस जंग से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को कुछ यूँ मिलता है कि ये सामने अगर आप देखें, ये भारत का SU-7 का गिरने वाला मलबा पड़ा है। इस तरफ ये जो डिपिक्शन है ये लांस नाइक मोहम्मद महफूज की है, जिन्होंने यहाँ पर एक सेक्टर को महफूज बनाया और ये उस वक्त की डिपिक्शन है, उन्होंने भारतीय फौजी को मोर्चे से बाहर खींच लिया गर्दन से पकड़कर, हालांकि वो जख्मी हालत में थे, टांग में 2 गोलियां लग चुकी थी। इस तरफ चलें तो ये जो रहीस शरीफ साहब के जो बड़े भाई हैं मेजर मोहम्मद शबीर शरीफ, ये उनकी डिपिक्शन है। चैलेंज किया था एक भारतीय सूरमा ने सुलेमान की सेक्टर पे कि हम दू बदू लड़ाई कर लेते हैं, उसके हाथ से उसकी राइफल छीन के उसी का कलाकुमा कर दिया और ख़ुद जाम शहादत नोश किया। इससे आगे आ जाए तो यहाँ पे मेजर मोहम्मद अकरम का पोर्ट्रेट है। ये सब वो निशान हैदर के हकदार, या मैं कहूँगा निशान हैदर शायद इन्हीं के लिए बना था। इन सब ने मशरक़ी सरहद की तो पूरी हिफाजत की जो मगरबी पाकिस्तान था, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मामलात इस नहज को पहुँच चुके थे जो कि मैं वही कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो सियासतदान है वो सोचते नहीं है, वो सोचे समझे बगैर किए हुए फैसले अवाम के दिल में शायद वो जगह ना बना पाए जो होनी चाहिए थी। आगे चलते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ? इस वक्त मैं बर्फ़ पोश पहाड़ों के दरमियान मौजूद हूँ। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो वॉर जोन है और सबसे ऊंचा वॉर जोन है वो कौन सा है? वो है सियाचिन सेक्टर। ये इलाका वॉर जोन क्यों बना? जिसके अंदर कोई चरिंद परिंद हमें नज़र नहीं आता, कोई इंसानी, क्या मैं कहता हूँ, कोई भी लिविंग बीइंग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, ना यहाँ पे घास होती है। सिर्फ क्या है, दूर तक बर्फ़ पोश पहाड़ और खामोश फिजाओं का राज। इस जगह पे कब्ज़ा करने की भारतीय वजह क्या थी? 1980 या 1984 के अवाइल में भारत ने इस ग्लेशियर पे क्यों कब्ज़ा किया और आज ये कब्ज़ा पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की किस तरह वजह बन रहा है? इसकी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते चलता हूँ। 1984 के अवाइल में भारत ने ये फील किया कि शायद पाकिस्तान इस बड़े सेक्टर पे कब्ज़ा करके ऊपर से बैठ के इंडिया की जो निचली पोस्टें उन पर नज़र रखेगा। 1984 ने भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पे गैर कानूनी कब्ज़ा किया और 2015 में जनरल पारेकर ने इस बात को माना कि यकतरफा तौर पे हमने गैर कानूनी कब्ज़ा किया और आज ये दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड है जिसके अंदर दोनों तरफ के फौजी आपस में लड़ने से शायद इतना नहीं मरते। किस तरह मरते हैं, किस तरह शहीद होते हैं? वो होते हैं मौसम की सख्तियों से। आधे से ज़्यादा लोग माजूर हो जाते हैं। ये सिर्फ भारत की हटदर्मी है, भारत का जो एक कहते हैं ना गैर मुनासिब रवैया, जो पाकिस्तान को कभी तस्लीम करना ही नहीं चाहता। इस वजह से ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है जिसके अंदर सैकड़ों लाखों लोगों की शहादत हो चुकी है आज तक। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 11 सेक्टर के शोहदा का है। ये क्या हुआ था, पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर 11 के अंदर एक तोदा आगे गिरा था और ये करीबन मेरे ख्याल में ना करते हुए भी कई 100 फौजी उसके नीचे दब गया था। लेकिन उस वक्त जनरल कियानी की कहते हैं ना जुर्रत मदनादा क़यादत ने क्या स्टेटमेंट दी, हम पूरा पहाड़ खोद देंगे लेकिन अपने एक एक शहीद के जो है उनकी डेड बॉडी उसे बाहर रिकवर करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। एक ऑपरेशन चला, कई साल चला और एक एक शहीद को बाहर निकालकर पूरे फौजी एजाज के साथ दफनाया गया, जो कि अपनी नौयत का पूरी दुनिया में वाहिद ऑपरेशन है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, जो मासूम बच्चों से लड़ता है। ये ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आगे मेरे भी जज्बात मेरे पे हावी हो जाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जिसने बड़े बड़े घरों के चराग गुल कर दिए, जिसने APS के अंदर 150 मासूम बच्चे, मैं 150 तो शायद मेरे फिगर है, पता नहीं कितने मासूम बच्चों को शहीद कर दिया दहशतगर्द। ये वो जंग है जिससे आज भी पाकिस्तान निबर्द आजमा है। और निबर्द आजमा क्यों है, क्या वजह है? ऊपर लगा हुआ है म्यूज़िक के बाबा मेरे बाबा तुम भी मुझको बहुत याद आते हो। कितने ही घरों के चिराग, कितनी ही हमारी बहनों की मांग हमेशा के लिए बर्बाद हो गई सिर्फ इस जंग की वजह से। इस जंग से आज भी पाकिस्तान लहू लहू है। 2004 से लेके आज तक इस मुल्क के अंदर हर वक्त, हर सू, हर लम्हा धमाके, खुदकुश हमले और दहशतगर्द हमलों ने इस मुल्क की कहते हैं ना बुनियादों तक में 50 से 60 हज़ार लोगों का खून और भर दिया। और जिन बुनियादों में शोहदा का खून हो, वो बुनियादें किस तरह ख़राब हो सकती हैं? उन बुनियादों की तो मजबूती यकीनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे डिपिक्शन की गई है स्याह दौर की और साथ इन लाल रंगीन लाइट से दिखाया गया है
कि मुल्क की बुनियादें शोधा के लहू पे कायम हैं। जी व्यूअर्स, आज हमने आपको दिखाया आर्मी म्यूज़ियम का एक टूर कराया और 6 सितंबर की मुनासबत से आपको इधर के डिफरेंट सेक्शंस का दौरा कराया, फ़ौजी साजो सामान दिखाया, सामान हर्ब दिखाया और साथ साथ आपको ये समझाया कि मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ौज का किरदार क्या है। अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क के लिए हमेशा बेहतरीन और नाकाबिले फरामोश किस्म की कुर्बानियाँ दी। यहाँ पे मौजूद जितना भी फ़ौजी साजो सामान है, ये किस बात की अक्कासी कर रहा है? ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि हम अपने घोड़े तैयार रखने हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अवाम की आवाज़ के इस शो से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।